हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं उस सुपर स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे आपका एग्जाम आसान हो जाएगा, आपकी मेहनत आसान हो जाएगी और सही स्ट्रैटेजी पे आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। अगर मैं कहूं कि वो एक सब्जेक्ट जिसकी अगर आपने स्टार्टिंग में तैयारी कर ली तो आपके आने वाले कई सब्जेक्ट को वो इजी कर देगा। देखो, पढ़ाई के लिए समर्पण बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन एकदम सही स्ट्रैटेजी का होना भी उतना ही अहमियत रखता है, इवन कभी कभी ज्यादा रखता है। क्योंकि आपने देखा होगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से कुछ स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं तो कम एफर्ट में, कम मेहनत में इधर उधर घूमते फिरते एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। और कई बार बहुत मेहनती छात्र बहुत ही फोकस्ड हैं, पागल की तरह चाह रहे हैं, उसको पढ़ भी रहे हैं 16-16 घंटे, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं होता। कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, और वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मैटर करता है। अगर वो ना रहे ना, जैसे महाभारत की एक लड़ाई हुई थी और मुझे अभी कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, कौन था, जिसको अर्जुन ने सूर्यास्त के पहले मारने का सोच लिया था। ठीक है, अब सोचिए, सूर्यास्त के पहले अर्जुन ने उसको मारने का सोचा, प्रण ले लिया, और अगर उसको नहीं मार पाते तो उनको अग्निदाह करना होता, खुद को आग में जलाना होता। अब जितने भी थे सब उसको बचाने में लग गए, अर्जुन को डाइवर्ट करने में लगे, किसी तरह से सूर्यास्त तक उसको बचा ले, अर्जुन उसके बाद अग्नि समाधि ले लेगा। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, अब उनको लगा कि सारी चीजें तो फेल कर रही है, अब यहां पे अर्जुन की वीरता काम नहीं आएगी। समझो इस बात को, अर्जुन की वीरता वहां काम नहीं आएगी, दरअसल वहां अब स्ट्रैटेजी काम आएगा। और उन्होंने सूरज के ऊपर क्लाउड यानी बादल डाल दिया। बादल जैसे ही डाला, वो लोग रिलैक्स हो गए कि चलो अब अर्जुन मरने वाला है, अब रथ सामने भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अर्जुन तो तीर चलाएगा नहीं। अब जैसे ही रथ सामने आया या पास में आया, तुरंत क्लाउड को हटा दिया। दैट इज स्ट्रैटेजी। उनके दिमाग में चला कि अगर हम ये नहीं करें, उसमें कोई वीरता नहीं थी, वो एक सोच था कि अभी क्लाउड आ जाएगा तो इन लोगों को लगेगा रात हो गया, कहानी खत्म, और तुरंत क्लाउड हटा देंगे और अर्जुन अटैक कर देगा। तो ये स्ट्रैटेजी थी। तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी अगर आपके पास हो तो एग्जाम आसान हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की, एक ऐसे विषय की जिसको अगर आप कर लेते हो तो और विषय आसान हो जाएगा। वो सुपर सब्जेक्ट कौन सा है? देखिए, उसके करने से क्या क्या होगा। उसके करने से हिस्ट्री ठीक हो जाएगा, उसके करने से इकोनॉमिक्स ठीक हो जाएगा, उसके करने से साइंस एंड ठीक हो जाएगा, एनवायरमेंट में फायदा होगा, इकोलॉजी में फायदा होगा, इवन पॉलिटी के अंदर भी फायदा होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके आसान हो जाएंगे। आसान हो जाएंगे मतलब ये सारे सब्जेक्ट में बहुत सारी जो समस्याएं हैं ना, वो आपकी दूर हो जाएगी। अब वो सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? इसमें देखो तो मेन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट मिसिंग है ना, एक सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, और वो सब्जेक्ट है जिसका नाम है ज्योग्राफी। ठीक है, ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है ज्योग्राफी, हिंदी में इसी को भूगोल कहा जाता है। आपने आज तक भूगोल को लेकर इतने बड़े एस्पेक्ट पे नहीं सोचा होगा, अमूमन लोग नहीं बताते, लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्लासेस के अंदर भी होती है। स्टूडेंट को भी मैं हमेशा कहता हूं, या जो तैयारी भी करना चाहते हैं स्टार्टिंग से हमारे साथ या हमारे बिना, उनको भी ये जरूर कहता हूं कि ज्योग्राफी पे फोकस करना, ज्योग्राफी को कर लो, ज्योग्राफी को समझ लो। ज्योग्राफी अगर आप समझ लेंगे तो आपकी आधी परेशानी वैसे ही दूर हो जाएगी। लेकिन नहीं आता ना समझ में नहीं आने के पीछे कारण भी है। अब मतलब ज्योग्राफी को लेकर इतना वैल्यू दिया नहीं जाता। आप स्टार्ट ही करते हो हिस्ट्री से, पॉलिटी से, फिर इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी आता है, ऐसे सीरीज आता है। लेकिन स्टार्टिंग आपको कहां से करनी चाहिए? ज्योग्राफी से, भूगोल से। सवाल है क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक सुपर सब्जेक्ट है जिससे अगर आप तैयारी करेंगे तो आगे की तैयारी आपकी आसान हो जाएगी। क्या इसके अंदर हिस्ट्री के कंटेंट है? क्या इसके अंदर पॉलिटी का कंटेंट है? फिर कैसे आसान हो जाता है? क्या साइंस एंड टेक का कंटेंट है? ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फ्रेंडली करता है। किससे? जगहों से, परिस्थितियों से। ज्योग्राफी के अंदर आप क्या क्या नहीं पढ़ते हो? ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले आप लोकेशन को देखते हैं। हिस्ट्री के अंदर आते हैं, चलिए हिस्ट्री के अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे आप रिलेट करोगे कि क्यों ये ज्योग्राफी एक सुपर सब्जेक्ट है?
हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। आप लोगों ने वैदिक पीरियड पढ़ा होगा, आप लोगों ने स्टोन एज पढ़ा होगा, हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हम आते हैं इंडस वैली में। जब इंडस वैली में आप आओगे तो इंडस वैली में आप क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली में आप आते ही आप इंडस वैली में जब आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो इंडस वैली के लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे आके बसे। पढ़ोगे ना ऐसे। अब आप एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो? सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता पनपी उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर, चन्हूदारो, मोहनजोदड़ो, इसके बाद क्या है, हड़प्पा, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो कहां? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहां? पाकिस्तान में। ऐसे करके कई सारे इंडिया के अलग अलग प्लेसेस, धौलावीरा, राखीगढ़ी, तो अलग अलग प्लेसेस। अब वो आप क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आप पढ़ रहे हैं उसको। आप समझिए, इस बात को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आप इसको पढ़ रहे हैं, आप बहुत दिमाग लगा के, बहुत पूरा एफर्ट करके आप चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ा होता तो आपके लिए, आप जब ज्योग्राफी पहले पढ़ा होता और इंडस वैली सिविलाइजेशन उसके बाद पढ़ रहे होते तो आपके लिए बड़ा आसान होता। अच्छा, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ओके, तो सिंधु नदी तो उधर से गुजरती है। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो? और ये तो आप मैप पे भी देख लेते, और नहीं भी देखते तो भी आपके, अच्छा पाकिस्तान तो वहां पे है ना, ठीक है। बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान उस तरफ है। सुतका गेंडोर, अच्छा वहां सुतका गेंडोर है, ओके। कच्छ के अंदर भी कुछ है, राजस्थान में भी कुछ है, उत्तर प्रदेश के आलमगीर में भी कुछ है, ठीक है। अब आपको, आप क्या कर रहे हो? आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन ज्योग्राफी चूंकि आपने पहले अच्छे से कर रखा है तो एंशिएंट हिस्ट्री का वो कंटेंट बड़े आसानी से आपको याद होगा। आप मैप के साथ उसको पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट विदाउट मैप पढ़ रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सिंधु घाटी नदी कहाँ है, उसके ट्रिब्यूटरी कहाँ हो, तो ज्योग्राफी में पढ़ेगा तब पता चलेगा ना। और आपने ऑलरेडी ज्योग्राफी पहले पढ़ रखा है, तो आप पढ़ रहे हो, कोई मैप नहीं, आपके दिमाग में मैप है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते चले जा रहे हैं। आपके लिए वो ज्यादा फ्रेंडली हो गया। वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, गंडक नदी किनारे नहीं आए थे, तो गंडक नदी किनारे नहीं आए थे वो, या मध्य ईरान से आड़े आते हैं, तो मध्य ईरान कहां है? ठीक है, ईरान कहां है? और मध्य एशिया एक्चुअली, तो ईरान, उसके अंदर ईरान आता है। तो ईरान से अगर वो आते हैं या उसी के आसपास के इलाकों से आते हैं तो वो कहां है? आपके दिमाग में आ जाएगा ना। और ये कहां तक फैले पहली बार में? एक मिनट। तो आर्य कैसे आए, फिर उत्तर वेद में आर्य कैसे कैसे आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा सा मौर्य को देख लेते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप रिलेट करिए अपने आप को, देखो कैसे चीजें आसान हो जाएगी। मौर्य की बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक था? अशोक का कहां तक था? आप जब अशोका पढ़ेंगे तो आप देखोगे एकदम नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए और साउथ को छोड़ दिया जाए तो पूरा अफगानिस्तान का इलाका मिलाकर इंडिया का इलाका था। तो ये जब आपका मैप में अफगानिस्तान क्लियर होगा तब ना। और आप जब स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं और आपका मैप क्लियर नहीं होता, एक यहां पे छूट ही गया, मैप आपका क्लियर नहीं होता है, तो ये सारी चीजें आप याद करते हैं और रटते हैं, और जिसका मैप क्लियर होगा उसके लिए कितना आसान हो जाएगा। ये तो हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, और भी इसके अंदर है। उसी तरह से आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आइए। रैयतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम। अब ये जो जमींदारी सिस्टम था ये नॉर्थ इंडिया में लगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो अब क्लियर होना चाहिए कहां पे है, समझ में आ रहा है? पलासी की लड़ाई कहां हुई, बक्सर की लड़ाई कहां हुई। तो ये जब मैप में ये चीजें क्लियर होती है तो उस पर कमांड करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो देख लिया ना कैसे इसका रिलेशन हिस्ट्री से है, एंशिएंट से भी, मिडाइवल से भी, मॉडर्न से भी। ज्योग्राफी क्लियर होगा, सब क्लियर। अभी ज्योग्राफी पे भी आएंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स, यहां पे तो कई लोग रिलेट कर लोगे आप लोग इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेट करेंगे आप? अगर आपको ज्योग्राफी आपने पढ़ा है और हम इंडिया के अंदर रुक जाते हैं, अगर इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, इंडियन क्लाइमेट पढ़ा है, इंडियन सॉइल पढ़ा है, क्रॉप भी पढ़ना है ज्योग्राफी में, नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या आपने पढ़ा है? आपने इंडियन सॉइल पढ़ा, इंडियन क्लाइमेट पढ़ा, बारिश पढ़ी, मिनरल्स पढ़ा। इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा? कौन सा पठारी इलाका है, कौन सा पहाड़ी इलाका है। अच्छा, दक्कन में ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल होने के कारण उसको कपासी मिट्टी पढ़ते आपने पढ़ा होगा।
तो कॉटन की खेती अच्छी होती होगी। ओके, जो मध्य प्रदेश है वो थोड़ा सा ड्राई इलाका है, तो वहां पे दाल की खेती अच्छी होती है। रेगिस्तान में बाजरे की खेती अच्छी होगी, क्योंकि जब आप मैप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, आप वैसे फैक्चुअल डाटा पढ़ रहे हो, मैप में जब आप इसको देखोगे और समझोगे तो पता चलेगा कि राजस्थान में तो पूरा ड्राई इलाका है। तो ड्राई इलाका होने के कारण वहां मोटा अनाज ज्यादा होता है। तो आपको फिर समझने और समझाने की जरूरत नहीं होगी। आप जब ज्योग्राफी में मिनरल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कर्नाटक के कोलार से सोना निकलता है और राजस्थान से तेल, जिप्सम और मार्बल निकलता है। तो ऐसे करके आप आराम से चीजों को समझ जाओगे, और जब वो चीज समझेंगे झारखंड के सेबों से क्या निकलता है, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को भी समझ लोगे ना। और साथ में इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये कई सारी चीजें होती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम जगहों की बात करते ही करते हैं, और जब जगह आपका पहले ही पता होगा आपको कहां है, तो फिर इकोनॉमिक्स को समझना आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के एक बहुत बड़े मेजर पार्ट को आप ज्योग्राफी में कवर कर लेते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स का टर्म्स हटा दो ना तो लगभग चीजें कवर हो जाती है। सिर्फ सिद्धांत, प्रिंसिपल और टर्म्स को हटा दीजिए तो इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। सोचिए कितना, और अगर ज्योग्राफी आपने पहले पढ़ रखा है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। चलो साइंस एंड टेक की बात करें, विज्ञान और तकनीक। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में आप कहोगे कि इसमें ज्योग्राफी का क्या रोल है। साइंस एंड टेक में आपने देखा होगा कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहां कहां है? कैगा, काकड़ापारा, ऐसे नाम सुना है ना। अब कैगा, काकड़ापारा, कलपक्कम, अब दिमाग खराब हो रहा है कहां है। लेकिन अगर इन चीजों आपने ज्योग्राफी पे पकड़ बना के रखा है तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ज्यादा आसान हो जाएगा। कहां से कौन सा देश सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। हम जब नासा की बात करते हैं तो अमेरिका की बात करते हैं। नासा का जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है वो कहां से लॉन्च होता है, हम उस पर देखे रहेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी ना। समझ में आ रहा है? उसी तरह से इंडिया, और साइंस एंड टेक में हम किसकी बात करते हैं? साइंस एंड टेक में हम यूनिवर्स की भी बात करते हैं। मंगल पे गया, बृहस्पति पे गया, चंद्रमा पे जा रहे हैं, और उसके बारे में मोटा मोटी पढ़ना किसमें है? ज्योग्राफी में। सबसे पहला ही चैप्टर आपका यूनिवर्स आएगा, तो यूनिवर्स का एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। स्पेस टेक जब पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। उसके अलावा हमारे और जो जो चीजें जहां जहां प्लेस किया गया है वो आप समझ लोगे। साइंस एंड टेक के डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जब आप जाएंगे तब आप देखोगे कि कहां कहां हमारा एयर बेस है, सीक्रेट एयर बेस है, और कहां से हम क्या टारगेट कर सकते हैं। तो वो भी चीजें कैसे समझ में आएगी? साइंस एंड टेक अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इसी जगह पे चीजों को प्लेस क्यों किया जा रहा है। क्लियर? तो यहां पर भी आपको मदद होगा। एनवायरमेंट की बात करते हैं। एनवायरमेंट, अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसको लेकर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका ज्योग्राफी क्लियर कर देता है। ये एनवायरमेंट का सेक्शन ज्योग्राफी का भी पार्ट है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, और सामान्य स्टूडेंट को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पढ़ना। तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें आप पढ़ते हैं, और इसी को जब डिटेल में पढ़ोगे तो चूंकि आपने ज्योग्राफी अच्छे से कर रखा है, इजी है ना। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। अगर इसको आपने पहले कर रखा है तो जो भी इस सेक्शन के अंदर प्लेस की बात की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप जब एनवायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात होगी, और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व की बात होगी। ये कहाँ है, किस स्टेट में है, अभी आप रट रहे हो, लेकिन स्टेट से फ्रेंडली हो जाएंगे तो पढ़ने के दौरान वो स्टेट घूमने लगेगा और इसको याद करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। अब पॉलिटी, अब आप कहोगे पॉलिटी भी, पॉलिटी के अंदर तो आर्टिकल्स और ये पढ़ना है, ठीक है, आर्टिकल्स ही पढ़ना है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पॉलिटी के अंदर जब यूटी की बात होती है तो अभी तो याद करते हो ना, 8 यूटी कहां है? दमन, दीव, दादर और नागर हवेली पता है कहां है? मिलाया तो गया, लेकिन कैसे मिलाया गया? पौंडीचेरी कैसे अलग अलग 3 स्टेट में फैला हुआ है? पौंडीचेरी एक यूटी है ना, लेकिन अलग अलग स्टेट में फैला है। जिसका मैप क्लियर होगा उसको तो यहीं से दिख रहा होगा, जैसे मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन क्या आप में से अधिकांश को दिख रहा है? तो आप पौंडीचेरी 3 स्टेट में फैला है, 4 जगह पे है। दादर, नागर, दमन और दीव को मिला के एक कर दिया गया है। चंडीगढ़ कहाँ है पता नहीं, दिल्ली कहाँ है पता नहीं, मैप पे नहीं पता,
कहाँ है। तो ऐसे जो यूटी है अंदाजा ही नहीं, अब तो लद्दाख और JNK भी हो गया। तो उसके कारण सिक्किम को एक ही सीट क्यों मिला है लोकसभा में, सिक्किम कितना छोटा है, क्यों हम विधान परिषद सब जगह पे नहीं है, क्यों राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन सबको नहीं है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर पॉलिटिक्स, रीजनल जब पार्टी की बात होगी और रीजनल पार्टी को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां भी स्टेट का नाम आएगा, एरिया का नाम आएगा, कई सारे ऐसे केस आएंगे जहां पे इसकी बात होगी। तो वहां पे भी एक बेसिक समझ के लिए पॉलिटी आसान हो जाएगा। पॉलिटी के अंदर ही हम लोग जो रीजनल इशू है उसको देखते हैं। पॉलिटी के अंदर भी आपने देखा होगा कि इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट, इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इंटर स्टेट को कैसे समझोगे, ज्योग्राफी। इंटर स्टेट के का जो बॉर्डर है, जो सीमाएं हैं, उसको कैसे समझेंगे। असम के साथ अलग अलग स्टेट के साथ झगड़ा चल रहा है, ठीक है, मणिपुर का चल रहा है, तो आखिर मणिपुर कहां है, नॉर्थ ईस्ट असम का किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर टच हो रहा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिक्कत है, कैसे होगा, है ना पार्ट्स का। और फाइनली आईआर पढ़ने के पहले तो इसको कर ही लो अच्छे से, क्योंकि आप अभी क्या होता है, अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आप यूक्रेन सुन रहे हैं, रसिया सुन रहे हैं, फिलिस्तीन है, इजराइल है, अलग अलग, अभी ईरान के साथ भी दिक्कत चल रही है, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान के साथ अलग इशू है, इसके अलावा जो गल्फ कंट्री है वहां एक अलग इशू है, दुबई में पानी आ गया, दुबई डूब गया, दुबई हो गया, ऐसे कई सारे न्यूज आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन दुबई कहां है पता ही नहीं। और वहीं अगर आपको पता चल जाए दुबई कहां है तब वो पढ़ेंगे, और दुबई नहीं पता है तब वो पढ़ेंगे, दोनों में कहां अंतर, कितना अंतर हो जाएगा सोचिए। ये अंतर सिर्फ वही समझ सकता है जो कभी बिना ज्योग्राफी पढ़े, मैप अच्छे से किए चीजों को पढ़ता था और आज उसका मैप क्लियर है तब वो पढ़ रहा है, उसी को अंतर समझ में आएगा। अभी आपने नहीं किया तो आपको अंतर नहीं समझ में आएगा, आपके लिए हो सकता है ये बातें बकवास लगे। तो आईआर आप अगर इंडिया, रसिया, अमेरिका का रिलेशन देखना चाहते हैं तो आप नॉर्मल अगर मैप खोलोगे तो आपको लगेगा अच्छा रसिया यहां है, अमेरिका यहां है, लेकिन दूसरे एंगल पे देखोगे तो रसिया का कम चटका वाला हिस्सा और अलास्का वाला अमेरिका का हिस्सा तो बिल्कुल सट रहा है, चिपक रहा है, समझ में आ रहा है। तो सीधा मतलब ऐसे करके आप जब वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में भी तुर्की इंडिया का पंगा चल रहा है, तो तुर्की किस तरह से एशिया यूरोप का कनेक्टर है, तो तुर्की का लोकेशन आपको पता होगा, अनातोलिया पठार तो याद कर लेते हो, तुर्की में है, तुर्की कहां है। तो अब जब वो होगा तब तो आपको पता चलेगा। चाबहार बंदरगाह पढ़े जा रहे हैं, कहां है, ईरान में, फैक्ट याद कर लिए, ईरान कहां है पता ही नहीं, चाबहार बंदरगाह का रूट कैसे निकलेगा पता ही नहीं। तो जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका आईआर बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें यह बताइए कि आप चीजों को आसान करना चाहते हैं या इतना सब मेहनत करके पढ़ के, और वो भी कम कॉन्फिडेंस में, उसके बाद इसको पढ़ने के बाद उसके बाद इसको पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, कारण है इसका, ज्योग्राफी पढ़ने का प्रॉपर रीजन है। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी आपको ऐसे ही कहा जाता है। किसी भी देश को और दुनिया को समझने के लिए अगर सबसे अच्छा कोई विषय है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ही हिस्ट्री तय करता है, ज्योग्राफी ही इकोनॉमिक्स तय करता है, इकोनॉमी तय करता है, और ज्योग्राफी वहां का कल्चर, रिलीजन सब कुछ तय करता है। ज्योग्राफी वहां का खान पान, वहां पे कब कौन सा फेस्टिवल मनाया जाएगा, कौन सा ड्रेस होगा, ये सब ज्योग्राफी तय करता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में आपको पता है तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफी अगर आपका ठीक है, आपका उस पर पकड़ है, तो आपको पता होगा, आराम से कोई बोलेगा अरे बंगाली सब में चावल बहुत खाते हैं, तो आपको ज्योग्राफी क्लियर है, तो बोलेगा अच्छा मानसून उधर से इन करता है ना, तो बारिश वहां अच्छी खासी होती, तो बारिश अच्छी होगी तो चावल बढ़िया हो जाएगा। तो वहां का जो मेन क्रॉप है वो चावल है, ठीक है, पहले से पता है चावल है। कारण क्या है, मानसून से बारिश, साइक्लोन से बारिश, तो बारिश अच्छा होने का ना, पानी का स्टॉक अच्छा हो जाता है, तो वहां पे चावल की खेती अच्छी होती है। वहां से जब थोड़ा आगे आएंगे तो बिहार की बात करेंगे, तो मिथिला वाला इलाका जो बंगाल से टच करता है, वहां पे भी आपको बंगला कल्चर दिख जाएगा, वहां भी चावल, मछली, ये सब लोकप्रिय, पानी अच्छा खासा होता है। जब वेस्ट आप बिहार में आएंगे और ईस्ट यूपी में आएंगे तो वहां मिक्स होने लगता है, वहां रोटी की चीजें बढ़ने लगती है। इसीलिए आप देखोगे बक्सर, आरा, भोजपुर,
यहां लिट्टी चोखा का रिवाज है, ठीक है, लिट्टी चोखा आता है। लेकिन जैसे, और चावल भी है लेकिन कम है, जैसे ही आप वेस्ट यूपी में पहुंचेंगे वहां पे बिल्कुल रोटी रोटी और रोटी हो जाता है। अगर वेस्ट यूपी से आप लोग बिलोंग करते हैं, या आप लोग अगर वहां पे के कल्चर को, या वहां के लोग आपके पास होंगे, तो आप देखना उनको अगर बिरयानी भी खाना होगा ना तो बोलेंगे चलो रोटी खा के आते हैं। दिन का लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, उनके मुंह से निकलेगा चलो रोटी खा लेते हैं। यानी खाना खाने को रोटी से इक्विवेलेंट कर दिया, खाना खाने को रोटी से कर दिया, ठीक है। यानी वहां पे अब चूंकि बारिश बहुत कम हो रही है तो गेहूं की उपज बहुत अधिक है, समझ में आ रहा है। तो गेहूं बहुत अधिक होने के कारण उनके खाने का मेन जो आइटम है वो रोटी है, वो भी गेहूं की। तो खाने को उन्होंने रोटी ही कह दिया, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा और आगे आइए, हरियाणा पंजाब तो गेहूं ही चलता है। राजस्थान तक जाते जाते वही बारिश इतनी कम हो जाती है कि अब गेहूं भी नहीं उपज सकता, तो मोटा बाजरा, रागी, फिर इसी मक्के, इसी तरह की चीजों की खेती होती है, और लोग खाते भी, लोग खाते भी। अब क्लाइमेट का असर देखिए, जो बाजरा खा के और एक गिलास पानी पी के राजस्थान वाले उस तपती गर्मी में दिन भर रह जाते। राजस्थान वाले 1-2 गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीते, 1-2 गिलास ही पानी पिएंगे, और वो भी बाजरे की रोटी खा के, पूरा मिर्च वाला सब्जी खा के, और उस गर्मी को झेल जाते हैं। उसका 1/4 भी अगर बंगाली बिहारी को खिला दिया जाए तो टॉयलेट जाते जाते उसकी हालत खराब हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, खाना भी किसने तय किया, ज्योग्राफी, समझ में आ गया। इसी तरह से आप बारिश की बात करो तो आपको पता चलेगा अरब सागर और मॉनसून आता है इंडिया में, तो मॉनसून किधर से आता है, तो जिधर से आएगा उधर बारिश ज्यादा होगी, जिधर से, जहां से समुद्र से दूर होगा वहां बारिश कम हो जाएगी। मिट्टी कहां कैसी है, जहां काली मिट्टी है या जहां जलोढ़ मिट्टी है। अगर जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल है और वो खादर मिट्टी है, तो फिर आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अच्छा खादर मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है और खादर है, वो भी कोई बात नहीं, यहां तो सब खेती होगा। अच्छा बांगर है, कुछ खेती नहीं होगी, बाकी सबकी खेती होगी। अगर ब्लैक सॉइल है, अच्छा कपास तो अच्छा होगा, गन्ने की भी खेती होगी अगर सही तरीके से सिंचाई करें तो। एक बेसिक समझ में आ रहा है, समझ आ गया ना। इसके अंदर आप क्या नहीं पढ़ते हो, इसके अंदर आप मतलब इस सुपर सब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी तरह के इकोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, ट्राइब से रिलेटेड, जो क्लाइमेट है उससे रिलेटेड, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। साइक्लोन आया, अब साइक्लोन हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, साइक्लोन आता कैसे है पता ही नहीं। साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से आया, साइक्लोन अरब सागर से आया, टाइफून आ गया, विली विली आ गया, दिन में गर्मी में लू चल रहा है, ठंड में शीतलहर चल रहा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। लेकिन ज्योग्राफी कर लोगे तो वो चीजें पढ़ने में आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, यही ये सुपर सब्जेक्ट है। अगर आपने इस ज्योग्राफी को मैप के साथ अच्छे से एग्जाम अपनी तैयारी शुरू करने के पहले पढ़ के खत्म कर दिया, इन सब में आपको आसानी हो जाएगी। ये सब जब पढ़ोगे ना तो आपके लिए चीजें बहुत ही इजी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको सुपर सब्जेक्ट कहता हूं, और ज्योग्राफी पर खास ध्यान देने के लिए हम कहते हैं, क्योंकि आपका सारा कुछ इससे रिलेटेड है। ये कहीं कुछ जगहों पे तो ये डायरेक्ट असर करता है, लाइक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हायर डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन सब पे। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका सब सब्जेक्ट पे इंपैक्ट है, इतना ज्यादा असर किसी का नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी प्राइम फैक्टर है जो आपके हर एक एक्टिविटी को तय करता है। समझ में आ रहा है। अभी पहाड़ पे चलेगा और ठंड हो जाएगी, अब ठंड क्यों होगी तो ज्योग्राफी बताएगा ना आपको, ठंड क्यों हो रही है वहां पे। तो ज्योग्राफी वो सुपर सब्जेक्ट है जिसको यदि आप एग्जाम की तैयारी जो शुरू कर रहे हो ना, उसके पहले अगर कर लिए तो आपके लिए सारा पेपर आसान हो जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, कम मेहनत में यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, रिवीजन का टाइम मिलेगा, और कम अच्छी एक पकड़ आपकी पहली बार में ही हो जाएगी यदि आपने उसके पहले इसको कर रखा है। शर्त है कि ज्योग्राफी करिए तो साथ में मैप को क्लियर करते चलिए, मैप पे पकड़, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर, ये सब क्लियर हो जाएगा। इन सब में आपकी जो मेहनत और आपका जो स्ट्रेस है ना वो बचेगा, और वो इफिशियंसी में बदल